मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं मौर्योत्तर काल की स्थापत्य कला, गुफाएं और स्तूप के बारे में, जिसे हमने भारतीय कला का परिचय NCERT की बुक से लिया है। भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तर कालीन प्रवृत्तियां। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद अनेक शासकों ने विशाल मौर्य साम्राज्य में अलग अलग हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इसमें उत्तर भारत में और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में शुंग, कर्ण, कुषाण और गुप्त शासकों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। तो दक्षिणी तथा पश्चिम भारत में सातवाहनों ने, इक्ष्वाकु वंश, अभीरों और वाकाटक ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। संयोगवश ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में सनातन धर्म के दो मुख्य संप्रदाय वैष्णव धर्म और शैव धर्मों का भी उदय हुआ। भारत में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में ऐसे अनेक स्थल हैं जिनका उल्लेख करना विषय की दृष्टि से उपयुक्त होगा। मूर्तिकला के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण नमूने विदिशा, भरहुत, बोधगया, जग्यापेट, मथुरा, खंडगिरी, उदयगिरी, भज और पावनी महाराष्ट्र में पाए गए हैं। दोस्तों, ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये यक्षिणी की इमेज है। किसकी? यक्षिणी की, जो भरहुत से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? भरहुत से। अब हेडिंग है भरहुत। भरहुत में पाई गई मूर्तियां मौर्यकालीन यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाओं की तरह दीर्घाकार लंबी है। प्रतिमाओं के आयतन के निर्माण में कम उभार है, लेकिन रैखिकता का ध्यान रखा गया है। आकृतियां चित्त की सतह से उभरी हुई नहीं है। आख्यानात्मक उभार में तीन आयाम का भ्रम एक ओर झुके हुए परिप्रेक्ष्य के साथ दर्शाया गया है। आख्यान में स्पष्टता मुख घटनाओं के चुनाव में बढ़ गई है। भरहुत में आख्यान फलक अपेक्षाकृत कम पात्रों के साथ दिखाए गए हैं, लेकिन ज्यों-ज्यों समय आगे बढ़ता जाता है, कहानी के मुख्य पात्रों के अलावा अन्य पात्र भी चित्त की परिधि में प्रकट होने लगते हैं। कभी कभी एक भौगोलिक स्थान पर अधिक घटनाएं चित्त की परिधि में एक साथ चित्रित की गई हैं, जबकि कहीं कहीं एक घटना को संपूर्ण चित्त में चित्रित किया गया है। मूर्तिकारों द्वारा उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग किया गया है। आख्यान कथानक में यक्ष तथा यक्षियों के जुड़े हुए हाथ की तथा अकेली आकृतियों में हाथों में चपटा और छाती से लगा हुआ दिखाया गया है, लेकिन कुछ मामलों में, खास तौर पर बाद वाले समय में, हाथों को सहज रूप से छाती से आगे बढ़ता हुआ दिखाया गया है। इन उदाहरणों में से यह स्पष्ट होता है कि कला शिल्पियों को, जो कि सामूहिक स्तर पर काम करते थे, उत्कीर्ण की विधि को समझना कितना जरूरी होता था। प्रारंभ में सतह को तैयार करना प्रमुख कार्य होता था और उसके बाद मानव शरीर तथा अन्य रूपों को उकेरा या बनाया जाता था। चित्त की सतह के छिछले उत्कीर्णन के कारण हाथ और पैरों को बाहर निकला हुआ दिखाना संभव नहीं था, इसलिए हाथों को जुड़ा हुआ और पैरों को बढ़ा हुआ दिखाया गया है। शरीर ज्यादातर कड़ा तथा तना हुआ दिखाई पड़ता था और भुजाएं व पैर के साथ साथ चिपके हुए दिखाए गए हैं, किंतु आगे चलकर ऐसी दृश्य प्रस्तुति में संशोधन कर दिया गया। आकृतियों का उत्कीर्णन गहरा होने लगा और आयतन बढ़ने लगा, जिससे मनुष्य तथा जानवरों के शरीर का प्रतिरूपण असली जैसा होने लगा। भरहुत, बोधगया, सांची स्तूप 2 और जग्यापेट में पाई गई मूर्तियां इस शैली के अच्छे उदाहरण हैं। भरहुत की आख्यान उद्धृतियों या रिलीफ से प्रकट होता है कि कला शिल्पी अपनी चित्रात्मक भाषा के माध्यम में कितने अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से अपनी कहानियां कह सकते थे। एक ऐसी ही आख्यान उद्यमित में सिद्धार्थ गौतम, इसमें महारानी की आकृति को लेटी हुई अवस्था में और एक हाथी को ऊपर से उतरकर महारानी माया देवी की कोख गर्भाशय की ओर बढ़ते दिखाया गया है। दूसरी ओर जातक कथाओं का चित्रण बड़े सरल ढंग से किया गया है।
उनमें कथा के भौगोलिक स्थल के अनुसार घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है। जैसे रूरू जातक में बोधिसत्व हिरण को एक आदमी की जान बचाने के लिए उसे अपनी पीठ पर ले जाते दिखाया गया है। इस चित्र में एक अन्य घटना में एक राजा को अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ दिखाया गया है। राजा हिरण पर तीर छोड़ने ही वाला है और जिस आदमी ने हिरण की रक्षा की है उसे भी राजा के साथ खड़े हुए अपनी उंगली से हिरण की ओर इशारा करते दिखाया गया है। कथा के अनुसार आदमी ने बचाए जाने के बाद हिरण को वचन दिया कि वह किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान नहीं बताएगा। दोस्तों, यहां पर दो चीजें दिए हुए हैं, चित्रण है। एक है जातक भरहुत में और दूसरा है महारानी माया देवी का शव, यह भी भरहुत से प्राप्त है। लेकिन जब हिरण की पहचान बताने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा करता है तो वह आदमी अपने वचनों से फिर जाता है और राजा को उसी जंगल में ले जाता है जहां उसने हिरण की जान बचाई थी। ऐसी जातक कथाएं स्तूपों को अलंकृत करने के लिए उपयोग में लाई गई हैं। यह जान लेना भी दिलचस्प होगा कि विभिन्न प्रदेशों में ज्यों-ज्यों स्तूपों का निर्माण बढ़ता गया, उनकी शैलियों में भी अंतर आने लगा। ईसा पूर्व पहली और दूसरी शताब्दियों की सभी पुरुष प्रतिमाओं के केस सज्जा को गूंथे दिखाया गया है। कुछ मूर्तियों में तो यह सब जगह एक सी पाई जाती है। भरूच में पाई गई कुछ मूर्तियां आज भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित रखी गई हैं। अगली हेडिंग है सांची का स्तूप। क्या हेडिंग है? सांची का स्तूप। मूर्तिकला के विकास के अगले चरण को सांची के स्तूप मथुरा और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में वेनगी स्थान पर पाई जाने वाली मूर्तियों में देखा जा सकता है। यह चरण शैलीगत प्रगति की दृष्टि से उल्लेखनीय है। सांची के स्तूप एक में ऊपर और नीचे दो पद शिगड़ा पथ हैं। इनमें 4 तोरण हैं जो सुंदर सजे हैं। इन तोरणों पर बुद्ध के जीवन की घटनाएं और जातक कथाओं के अनेक प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। क्या प्रस्तुत किया गया है? इन तोरणों पर बुद्ध के जीवन की घटनाएं और जातक कथा के अनेक प्रसंगों को। प्रतिमाओं का संयोजन अधिक उभारदार है और संपूर्ण धरातल से भरा हुआ है। हाव भाव और शारीरिक मुद्राओं का प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक है और शरीर के अंग प्रत्यंग में कोई कठोरता नहीं दिखाई देती। सिर काफी उठे हुए हैं। बाहरी रेखाओं की कठोरता कम हो गई है। आकृतियों को गति दे दी गई है। आख्यानों में विस्तार आ गया है। उकेरने की तकनीक भरहुत की तुलना में अधिक उन्नति प्रतीत होती है। दोस्तों, यह स्तूप की योजना है कहां के? सांची के स्तूप एक की योजना है जिसमें 4 तोरण द्वार बने हुए हैं। कितने तोरण द्वार? 4। 1, 2, 3 और 4। बुद्ध को प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया जाना अब भी जारी है। सांची के स्तूप एक में आख्यान अधिक विस्तृत कर दिए गए हैं, किंतु स्वप्न प्रसंग का प्रस्तुतिकरण महारानी को लेटी अवस्था में और उसके ऊपर उतरते हुए हाथी के चित्रण द्वारा बहुत ही सरल तरीके से किया गया है। कुछ ऐतिहासिक आख्यान जैसे कुशीनगर की घेराबंदी, बुद्ध का कपिलवस्तु भ्रमण, अशोक द्वारा रामग्राम स्तूप के दर्शन आदि को पर्याप्त विस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया है। मथुरा में पाई गई इस काल की प्रतिमाओं में भी ऐसे ही विशेषता पाई जाती है। हालांकि उनके रूपाकृतिक यानी अंग प्रत्यंगों के प्रस्तुतिकरण में कुछ अंतर है। दोस्तों, ये मूर्ति है उत्कीर्ण की हुई स्तूप की। कहां की? सांची के स्तूप की उत्कीर्ण मूर्तियां हैं या आकृतियां हैं। ये जो मूर्ति दी है ये जंगले का एक भाग है जो संगोल से हमें प्राप्त हुआ था। कहां से? संगोल से। जंगले का एक भाग है। अगली हेडिंग है मथुरा, सारनाथ एवं गांधार। ईसा की पहली शताब्दी और उसके बाद उत्तर भारत में गांधार व मथुरा और दक्षिण भारत में वेनगी कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। मथुरा और गांधार में बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप को मानव रूप मिल गया। गांधार की मूर्ति कला में पारंपरिक
बैक्ट्रिया, पार्शिया और स्वयं गांधार की स्थानीय परंपरा का संगम हो गया। मथुरा की मूर्तिकला की स्थानीय परंपरा इतनी प्रबल हो गई कि वह उत्तरी भारत के अन्य भागों में भी फैल गई। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पंजाब में संघोल स्थल पर पाई गई स्तूप की मूर्तियां। मथुरा में बुद्ध की प्रतिमाएं यक्षों की आरंभिक मूर्तियां जैसे बनी हैं, लेकिन गांधार में पाई गई बुद्ध की मूर्तियों में यूनानी शैली की विशेषताएं पाई जाती हैं। मथुरा में आरंभिक जैन तीर्थंकरों और सम्राटों, विशेषकर कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्तियां एवं चित्र पाए गए हैं। वैष्णव प्रतिमाएं और शैव प्रतिमाएं भी मथुरा में पाई गई हैं, लेकिन संख्या की दृष्टि से बुद्ध की प्रतिमाएं अधिक पाई गई हैं। ध्यान रहे कि विष्णु और शिव की प्रतिमाएं उनके आयुधों, चक्र और त्रिशूल के साथ प्रस्तुत की गई हैं। बड़ी प्रतिमाओं के उत्कीर्ण में विशालता दिखाई देती है। आकृतियों का विस्तार चित्र की परिधि से बाहर दिखाया गया है। चेहरे गोल हैं और उन पर मुस्कान दर्शाई गई है। मूर्तियों के आयतन का भारीपन कम कर दिया गया है, उनमें मांसलता दिखाई गई है। शरीर के वस्त्र स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं और बाएं कंधे को ढके हुए हैं। इस काल में बुद्ध, यक्ष, यक्षिणी, शैव और वैष्णु देवी देवताओं की प्रतिमा और मानव मूर्तियां भी बड़ी संख्या में बनाई गई हैं। ईसा की दूसरी शताब्दी में मथुरा में प्रतिमाओं में विषय शक्ति केंद्रितता आ गई है, बुलाई बढ़ गई है और वे अधिक मांसल हो गई हैं। ईसा की चौथी शताब्दी में भी यह प्रवृत्ति जारी रही, लेकिन चौथी शताब्दी के अंतिम दशकों में विशालता और मांसलता में कमी कर दी गई और मांसलता में अधिक कसाव आ गया है। इनमें कम ओढ़े वस्त्रों को दर्शाया गया है। इसके बाद ईसा की 5वीं और 6ठी शताब्दी में वस्त्रों को प्रतिमाओं के परिणाम आकार में शामिल कर दिया गया है। बुद्ध की प्रतिमा में वस्त्रों की पारदर्शिता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। इस अवधि में उत्तर भारत में मूर्तिकला के 2 संप्रदाय का उदय हुआ, जिसका उल्लेख करना जरूरी है। मूर्तिकला का परंपरागत केंद्र मथुरा तो कला के उत्पादन का प्रमुख केंद्र बना ही रहा, उसके साथ ही साथ सारनाथ और कौशाम्बी भी कला उत्पादनों के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर आए। सारनाथ में पाई जाने वाली बौद्ध प्रतिमाओं में दोनों कंधों को वस्त्र से ढका हुआ दिखाया गया है। इसमें भगवान बुद्ध को ध्यानमग्न दिखाया गया है। दूसरी है बोधिसत्व गांधार की मूर्ति, जो 5वीं और 6ठी शताब्दी ईस्वी की है। इसमें देखिए बुद्ध के दोनों कंधे वस्त्र से ढके हुए दिखाए गए हैं। अगला है सिर के चारों ओर आभा मंडल बना हुआ है, जिसमें अलंकरण बहुत कम दिया है, जबकि मथुरा में बुद्ध की मूर्तियों को ओढ़ने की वस्त्र की कई तह दिखाई गई हैं और सिर के चारों ओर के आभा मंडल को अत्यधिक सजाया गया है। इन आरंभिक प्रतिमाओं की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए इन्हें मथुरा, सारनाथ, वाराणसी, नई दिल्ली, चेन्नई, अमरावती आदि के संग्रहालयों में देखा जा सकता है। गंगा की घाटी से बाहर के स्थलों पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण स्तूप में से एक गुजरात में देवनिमोरी का स्तूप है। परवर्ती शताब्दियों में बहुत कम बदलाव आया है। अलबत्ता प्रतिमाएं छरेरे या पतले रूप में दिखाई गई हैं और वस्त्रों की पारदर्शिता प्रमुख सौंदर्यानुभूति बना रही है। अगला है दक्षिण भारतीय बौद्ध स्मारक। कहां के? दक्षिण भारतीय बौद्ध स्मारक। आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में अनेक स्तूप स्थल हैं, जैसे जग्यापेट, अमरावती, भट्टीप्रोलूर और नागार्जुन कोंडा, गोली आदि। अमरावती में एक महाचैत्य है जिसमें अनेक प्रतिमाएं भी हैं, जो अब चेन्नई संग्रहालय, अमरावती स्थल के संग्रहालय, नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई है। सांची के स्तूप की तरह अमरावती के स्तूप भी पथ बना हुआ है, यानी चलने के लिए पथ बना है, जो वेदिका से ढका हुआ है और वेदिका पर अनेक आख्यानात्मक प्रतिमाएं निरूपित की गई हैं। गुम्बदी स्तूप का ढांचा उभारदार स्तूप प्रतिमाओं के चौकों से ढका हुआ है। यह उसकी खास विशेषता है। अमरावती स्तूप का तोरण समय की मार झेल नहीं सका और गायब हो गया। बुद्ध के जीवन की घटनाएं और जातक कथाओं के प्रसंग चित्रित हैं। हालांकि अमरावती स्तूप में ईसा पूर्व 3 शताब्दियों के निर्माण का कार्य दृष्टिगोचर होता है। ये देखिए दोस्तों, 2 चित्र दिए हुए हैं जो मूर्तियों के हैं।
स्तूप की बाहरी दीवार पर उत्कीर्ण एक अमरावती का है और दूसरा स्तूप पटल है अमरावती जो दूसरी शताब्दी ईस्वा का है। इसमें स्तूप का ढांचा ही बनाया हुआ है दोस्तों, तोरण द्वार स्तूप का ढांचा और इस मूर्तियों में, लेकिन इसका सर्वोत्तम विकास ईसा के पहली और दूसरी शताब्दी में हुआ है। सांची की तरह इस स्तूप में भी पहले चरण में बुद्ध की प्रतिमाएं ढोल के चौकों और कई अन्य स्थानों पर उकेरी गई हैं। संयोजन के भीतर अंतराल में आकृतियों को नाना रूपों, मुद्राओं, आसनों जैसे सामने से, पीछे से, आगे से और एक तरफ से दिखाया गया है। प्रतिमाओं के चेहरे पर तरह तरह के गंभीर हाव भाव देखने को मिलते हैं। आकृतियां पतली हैं, उनमें गति और शरीर में 3 भंगमाएं हैं, यानी त्रिभंग रूप में दिखाई गई हैं। सांची की प्रतिमाओं की तुलना में इन प्रतिमाओं का संयोजन अधिक जटिल है। रैखिकता में लोच आ गया है और प्रतिमाओं में दर्शाई गई गतिशीलता निश्चलता को दूर कर देती है। उभारदार प्रतिमाओं में 3 आयाम अंतराल को तैयार करने का विचार उभरे हुए आयतन, कोणीय शरीर और जटिल अति व्याप्ति के रूप में कार्यान्वित किया गया है। किंतु रूप की स्पष्टता पर अधिक ध्यान दिया गया है, भले ही आख्यान में उसका आकार और भूमिका कैसी भी रही हो। आख्यानों का चित्रण बहुतायात से किया गया है। इन आख्यानों से बुद्ध के जीवन की घटनाएं और जातक कथाओं के प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। फिर भी उनमें ऐसे अनेक जातक दर्शाए गए हैं जिन्हें पूरी तरह से पहचाना नहीं जा सकता। जन्म की घटनाओं के प्रस्तुतिकरण में महारानी माया देवी को शैया पर लेटे हुए दिखाया गया है। उनके चारों ओर दासियां खड़ी हैं और संयोजन के ऊपरी भाग में एक छोटे से हाथी को दिखाया गया है। यह महारानी माया देवी के स्तंभ का प्रस्तुतिकरण है। एक अन्य उदित में बुद्ध के जन्म से संबंधित 4 घटनाएं दिखाई गई हैं। इससे यह पता चलता है कि आख्यानों को नाना रूपों में चित्रित किया गया है। दोस्तों, यह फलक जो है वो नागार्जुन कोंडा से प्राप्त हुआ फलक है। अगला है, ईसा की तीसरी शताब्दी में नागार्जुन कोंडा और गोली की प्रतिमाओं में आकृतियों की अनुप्रमाणित गति कम हो जाती है। अमरावती की उद्भृत प्रतिमाओं की तुलना में नागार्जुन कोंडा और गोली के कलाकारों ने काया की उभरी हुई सतहों का प्रभाव उत्पन्न करने में सफलता पाई, जो स्वाभाविक है और उसका अभिन्न अंग दिखाई देती है। अमरावती, नागार्जुन कोंडा, गुंटापल्ली की बुद्ध की स्वतंत्र प्रतिमाएं भी पाई जाती हैं। गुंटापल्ली में चट्टान में काटी गई एक गुफा है जो एलूर के पास स्थित है। यह छोटे गज प्रस्थीय तथा वृत्ताकार चैत्य कक्ष ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में खोदकर बनाए गए थे। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल जहां पर चट्टानों को काटकर स्तूप बनाए गए हैं विशाखापट्टनम के पास अनाकपल्ली है। अब तक खुदाई में मिला सबसे बड़ा स्तूप सन्नति जनपद गुलबर्गा कर्नाटक में है। यहाँ एक ऐसा भी स्तूप है जिसे अमरावती स्तूप की तरह उभारदार प्रतिमाओं से सजाया गया है। बड़ी संख्या में स्तूपों के निर्माण का अर्थ यह नहीं होता है कि वहां संरचनात्मक मंदिर, विहार या चैत्य नहीं बनाए जाते थे। हमारे पास इस संबंध में साक्ष्य तो है, पर कोई संरचनात्मक चैत्य या विहार आज तक नहीं बचा। कुछ महत्वपूर्ण संरचनात्मक विहारों को सांची के गज प्रस्थाकार चैत्य का उल्लेख किया जा सकता है। यह वहां का मंदिर संख्या 18 है, जो कि एक साधारण देवालय है जिसमें आगे स्तंभ बने हुए हैं और पीछे एक बहुत बड़ा कक्ष बना है। इस प्रकार गुंटापल्ली के संरचनात्मक मंदिर भी उल्लेखनीय है। बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ अन्य बौद्ध प्रतिमाएं जैसे अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि, वज्रपाणि, अमिताभ और मैत्री जैसे बोधिसत्वों की प्रतिमा भी बनाई जाने लगी है। किंतु बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के उदय के साथ बोधिसत्वों की कुछ ऐसी प्रतिमाएं भी जोड़े जाने लगी जिनके द्वारा बौद्ध धर्म के जनहित के धार्मिक सिद्धांतों के प्रचार में कविताएं सद्गुणों का मानवीकरण करके प्रतिमा के रूप में प्रस्तुत किया गया। अगली हेडिंग है पश्चिम भारतीय गुफाएं। दोस्तों, ये अधूरी निर्मित गुफा है कन्हेरी की और दूसरा है चैत्य कक्ष कार्लो।
पश्चिम भारत में बहुत सी बौद्ध गुफाएं हैं जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी और उसके बाद की बताई जाती हैं। इसमें वास्तुकला के मुख्य 3 रूप देखने को मिलते हैं। गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले चैत्य कक्ष जो अजंता पीतलखोड़ा भज में पाए जाते हैं। दूसरा है गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तंभहीन कक्ष जो महाराष्ट्र के थाना नदासर में मिलते हैं। और तीसरा सपाट छत वाले चतुष्कोणीय कक्ष जिसके पीछे की ओर एक वृत्ताकार छोटा कक्ष होता है, जैसे कि महाराष्ट्र की कोंडीवाइट में पाया गया है। चैत्य के विशाल कक्ष में अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप मेहराब की प्रधानता होती है। सामने का हिस्सा खुला होता है जिसमें मोहरा लकड़ी का बना होता था और कुछ मामलों में बिना खिड़की वाले मेहराब पाए जाते थे, जैसा कि कोंडीवाइट में भी देखा गया है। सभी चैत्य गुफाओं के पीछे की ओर एक स्तूप बनाना आम बात थी। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में गज पृष्ठीय मेहराबी वाले स्तूप की मानक योजना में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जिससे अंतर्गत बड़े कक्ष को आयताकार बना दिया गया था, जैसा कि अजंता की गुफा संख्या 9 में देखने को मिलता है, और मोहर के रूप में एक पत्थर की पर्दी लगा दी जाती थी। ऐसा निर्माण बेदसा, नासिक, कार्ला, कन्हेरी में भी पाया जाता है। अनेक गुफा स्थलों में पहले मानक किस्म के चैत्य कक्ष परवर्ती काल के भी पाए जाते हैं। कार्लों में चट्टान को काटकर एक बड़ा कक्ष बनाया गया था। गुफा की योजना में पहले 2 खंभों वाला खुला सहन, वर्षा से बचने के लिए एक पत्थर की पर्दी दीवार है। यह है दोस्तों गुफा संख्या 3 नासिक की। कहां की है? नासिक की गुफा संख्या 3, जिसमें आगे सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं, अगल बगल मूर्तियां बनी हुई हैं। फिर सीढ़ियों के से चढ़ने के बाद दोनों तरफ आपको 5 स्तंभ या पिलर दिखाई दे रहे हैं। उनके ऊपर भी आकृतियां खुदी हुई हैं। सामने की ओर गेट पे 2 प्रहरी पहरा दे रहे हैं। सामने गेट है और अगल बगल 2 खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तूप की मानक योजना में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जिसके अंतर्गत बड़े कक्ष को आयताकार बना दिया गया है, जैसा कि अजंता की गुफा संख्या 9 में देखने को मिलता है, और मोहरों के रूप में भी पत्थर की पर्दी लगा दी गई थी। ऐसा निर्माण बेदसा, नासिक, कार्ला, कन्हेरी में पाया जाता है। अनेक गुफा स्थलों में पहले मानक किस्म के चैत्य कक्ष परवर्ती काल के भी बनाए जाते थे। कार्लों में चट्टान को काटकर सबसे बड़ा कक्ष बनाया गया था। फिर एक बरामदा, मोहर के रूप में पत्थर की पर्दी दीवार, एक स्तंभ पर टिकी गज पृष्ठीय छत वाला चैत्य कक्ष, और अंत में पीछे की ओर स्तूप बना है। कार्ला चैत्य कक्ष को मनुष्यों तथा जानवरों की आकृति से सजाया गया है। वे भारी और चित्र के अंतराल में चलती हुई दिखाई देती है। कन्हेरी की गुफा संख्या 3 में कार्ला के चैत्य कक्ष की योजना का कुछ और विशद रूप दिखाई देता है। इस गुफा के भीतरी भाग का संपूर्ण निर्माण कार्य एक साथ नहीं किया गया, इसलिए इसमें समय समय पर संपन्न किए गए कार्य की प्रगति की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। आगे चलकर चतुष्कोणीय चपटी छत वाली शैली का सबसे अच्छा डिजाइन समझा जाने लगा, और यही डिजाइन व्यापक रूप से अनेक स्थानों पर पाया जाता है। जहां तक विहारों का सवाल है, वे सभी गुफाओं स्थलों पर खोदे गए हैं। विहारों का निर्माण योजना में एक बरामदा, बड़ा कक्ष और इस कक्ष की दीवारों के चारों ओर प्रकोष्ठ होते थे। दोस्तों, ये देखिए चैत्य गुफा संख्या 12 जो भाज में है, उसका चित्र आपको दिखाया गया है। विहार गुफाएं अजंता की गुफा संख्या 12, बेदासा की गुफा संख्या 11, नासिक की गुफा संख्या 3, 10 और 17 है। आरंभ की अनेक विहार गुफाओं के भीतर से चैत्य के मेहराबों और गुफा के प्रकोष्ठ द्वारों पर वेद का डिजाइनों से सजाया गया है। बाद में इस तरह की सजावट को छोड़ दिया गया। नासिक की गुफा संख्या 3, 10 और 17 में मोहरों की डिजाइन में एक अलग उपलब्धि है। नासिक की विहार गुफाओं में सामने के स्तंभ पर घट आधार और घट शीर्ष पर मानव आकृतियां उकेरी गई हैं। ऐसा ही एक अन्य गुफा जुनार महाराष्ट्र में भी खोदी गई है, जो आम जनता में गणेश लेनी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें गणेश की प्रतिमा स्थापित हुई है। आगे चलकर इस विहार के कक्ष के पीछे
एक स्तूप भी जोड़ दिया गया, जिससे यह एक चैत्य विहार हो गया। ईसा की 4वीं और 5वीं शताब्दी के स्तूपों में बुद्ध की प्रतिमाएं संलग्न की गई है। जुन्नार में खोदी गई गुफाओं का सबसे बड़ा समूह है। नगर की पहाड़ियों के चारों ओर 200 से भी ज्यादा गुफाएं खुदी हुई हैं, जबकि मुंबई के पास कन्हेरी में 108 ऐसी ही गुफाएं हैं। गुफा स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थल है अजंता, पीतलखोड़ा, एलोरा, नासिक, भज, जुन्नार, कार्लो, कन्हेरी की गुफाएं। अजंता, एलोरा और कन्हेरी आज भी फल फूल रही है।